हेलो नमस्कार सभी विद्यार्थियों का उत्कर्ष क्लासेज के इस सबसे बड़े डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सभी प्यारे विद्यार्थियों का आज के इस विशेष सेशन में स्वागत है। हम यहाँ चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में तीनों सब्जेक्ट्स में पूछे जाने वाले कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों पर चर्चा करते हैं, जहाँ से आपको एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की 4 फरवरी की एग्जाम में निश्चित रूप से मदद मिलेगी। यानी कि हम चर्चा करेंगे एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, तीनों सब्जेक्ट के 10-10 क्वेश्चंस पर चर्चा करेंगे। तो देख लेते हैं आज के इस सेशन में कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चनों को लेकर के चर्चा कर लेते हैं। तो एक बार जल्दी से आज के इस सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा ताकि आपके और भी साथी इस सेशन में जुड़ सके। आइएगा आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन जिसको कह सकते हैं ये रहा, चावल के भूरी पत्ती धब्बा रोग का कारक क्या है। देखिएगा यहाँ पर भूरी पत्ती धब्बा रोग, इसे ब्राउन लीफ स्पॉट के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं इसे? ब्राउन लीफ स्पॉट। और देखिएगा इसी डिजीज के कारण या इसी रोग के कारण हम कह सकते हैं कि आपके जो भारत में जो बंगाल दुर्भिक्ष जिसे कह सकते हैं, बंगाल दुर्भिक्ष या फेमाइन ऑफ बंगाल आपको देखने को मिला। पायरिकुलेरिया ओराइजी ये आपके धान का प्रमुख डिजीज है, ये ध्यान रखना, आपके ब्लास्ट डिजीज। जेंथोमोनास ओराइजी ये अगर बैक्टीरियल ब्लाइट वगैरह जब होता है तो वहाँ देख सकते थे, लेकिन यहाँ पर एल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी इस फंगस की वजह से पत्तियों का रंग भूरा होता है और पत्तियों में भूरे भूरे रंग के आपके धब्बे हो जाते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है? बी। और कई बार पूछा गया है, पूछा जा सकता है आयरिश अकाल किस रोग कारक या किस कवक की वजह से हुआ? हेल्मिंथोस्पोरियम ओराइजी। किस डिजीज की वजह से हुआ? ब्राउन लीफ स्पॉट। राइस का प्रमुख रोग कौन सा है? तो पायरिकुलेरिया ओराइजी यानी कि ब्लास्ट ऑफ राइस। तो इसका राइट आंसर आपके स्क्रीन पर बी है। अगला सवाल, निम्न में से कौन से उर्वरक का उत्पादन भारत में नहीं होता? यानी कि अगर भारत में उत्पादन नहीं होता तो हम यहाँ पर उस फर्टिलाइजर की आपूर्ति कैसे करते? आयातित उर्वरक। तो देखिएगा भारत में अगर हम आयातित उर्वरक की बात करते हैं तो देखिएगा आयातित उर्वरक में हमारे यहाँ पर प्रमुख रूप से किसका नाम आता है? पोटास का। और पोटास को हम 2 भागों में बांट सकते हैं, एक आपके क्लोराइड आयंस युक्त Cl युक्त और एक हम कह सकते हैं Cl विहीन, क्लोराइड विहीन। ये ध्यान रखना, क्लोराइड विहीन में सल्फेट ऑफ पोटास और आपके पोटेशियम नाइट्रेट, ठीक है, पोटेशियम नाइट्रेट आपको देखने को मिलेंगे। सल्फेट ऑफ पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास का अल्टरनेट विकल्प है आपके कुछ क्रॉप्स में, नकदी फसलों में। तो इसमें नाइट्रोजन होती है, आपके पोटास होता है 48 से लेकर के 50% K2O। पोटेशियम नाइट्रेट में आपके लगभग जिसको कह सकते हैं आपके 44% के आसपास क्या होगा? पोटास होता है। ये ध्यान रखना, K2 और नाइट्रोजन 13%। Cl युक्त कौन सा है? तो म्यूरेट ऑफ पोटास। इसे हम क्या कह सकते हैं? आपके म्यूरेट ऑफ पोटास को तो ध्यान रखना, इसे पोटेशियम क्लोराइड KCl के नाम से भी जानते हैं। KCl में Cl दिख रहा है, क्लोराइड आयंस, इसलिए ये कुछ क्रॉप्स में हानिकारक होता है। 58 से 60% इसमें पोटास होती है। इसका प्रयोग प्राय हम आलू में नहीं करते, गन्ने में हम नहीं करते, हम चाय में इसका प्रयोग नहीं करते, ये ध्यान रखना है आपको, ठीक है। तंबाकू में हम नहीं करते, सोलेनेसी फैमिली में हम नहीं करते, क्योंकि इसमें क्लोराइड आयंस पाए जाते हैं। डाई अमोनियम फास्फेट एक प्रमुख फास्फेटिक उर्वरक है जिसमें नाइट्रोजन की मात्रा तो 18% होती है, लेकिन फास्फोरस की मात्रा 46% होगी, ये ध्यान रखना। यूरिया एक प्रमुख नाइट्रोजनधारी उर्वरक है जिसमें 46% नाइट्रोजन पाई जाती है। राइट आंसर हमारा म्यूरेट ऑफ पोटास है। इसे शॉर्ट में MOP कहते हैं, इसे ही KCl के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाता है प्यारे? सी हो जाता है, ये ध्यान रखना। आइएगा नेक्स्ट सवाल पर चर्चा करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा में वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण नहीं करती? देखिएगा वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण, वायुमंडलीय नाइट्रोजन की स्थिरीकरण में आपके जो मदद करता है उस उर्वरक, उस पोषक तत्व का अगर हम बात करें तो आपके इसमें मदद करता है कौन सा? मोलिब्डेनम
इसमें मदद करता है फेरस, ये ध्यान रखना। मोलिब्डेनम प्रमुख रूप से नाइट्रोजन स्थिरीकरण को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। नाइट्रोजन स्थिरीकरण करने के लिए कौन सी फसलें जानी जाती है? दलहनी फसलें इसमें नाइट्रोजन स्थिरीकरण के लिए जानी जाती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। दलहनी फसलों में अगर आप देखेंगे तो एक क्रॉप है आपकी कौन सी? राजमा। राजमा क्या है? इसमें अपवाद है, ये ध्यान रखना, ये नहीं करती, इसलिए इसमें एनपीके की मात्रा लगभग 100 से लेकर के 120 केजी पर हेक्टर हम इस्तेमाल करते हैं, ये ध्यान रखना। तो निम्नलिखित में कौन सी फसल आपके इसका फिक्सेशन नहीं करती? राजमा, गन्ना, धान और मक्का। अब यहां पर देखो, गन्ना में आपके क्या है? एजोस्पाइरिलम, ठीक है, एजोस्पाइरिलम। यहां पर देखो धान में एजेटोबैक्टर, गन्ना मक्का में एजेटोबैक्टर भी काम करता है और एजोस्पाइरिलम भी, ध्यान रखना आपको, ठीक है। शॉर्ट में लिखा है मैंने, ये ध्यान रखना आपको, एजोस्पाइरिलम, एजेटोबैक्टर, एजेटोबैक्टर और एजोस्पाइरिलम इसमें। तो राजमा में आपके क्या है? कोई काम नहीं करता, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, राजमा। तो ए इसका राइट आंसर है। इसे किडनी बीन कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। तो राइट आंसर इसका ए है। अगला सवाल देखो, RSG 44 किसकी किस्म है? मोठ आपके जिसको कह सकते हैं। तो मोठ में अगर देखेंगे तो आपके RMO वाली किस्म आपको दिखाई देगी मोठ में, तो RMO, ठीक है। चाहे RMO आपके 257 हो या आपके RMO कोई आपके जिसको कह सकते हैं वैरायटी जिसको कह सकते हैं वो हो। जड़िया जवाला भी है, तो मोठ तो नहीं हो सकता। पी मटर, मटर में हमने आपकी वैरायटी RSG 44 पढ़ी नहीं, ये ध्यान रखना आपको। चना RSG G4 क्या होता है? ग्राम। तो इसका मतलब मामला हमारा जब गया, ठीक है। आपके चना इसका राइट आंसर है, ध्यान। चौड़ा में है नहीं, इसका ध्यान रखना आपको। तो चाहे RSG वाली कोई सी भी वैरायटी होगी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। चाहे RSG 44 हो, RSG 2 हो, सम्राट हो, ठीक है, ये सारी इसके दाऊद येलो है, ये ध्यान रखना, चने की वैरायटीज में आती है, ध्यान रखना। एक जरूर ध्यान रखना कि जो भी इंग्लिश में वैरायटी पूछी जाती है जिसका इंग्लिश में शॉर्ट नाम होता है, उसका आपको ये ध्यान रखना, आपके ऑप्शन में जो भी क्रॉप्स है उसके साथ चेक जरूर कर लेना। G4 ग्राम होता है, लेकिन अगर आप एक क्रॉप देखेंगे GG, इस GG में मत कर लेना आप, क्योंकि G4 ग्राउंडनट और G4 ग्राम दोनों आपके ध्यान रखना होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान, G का मतलब गुजरात और G का मतलब ग्राउंडनट, तो GG वाली वैरायटी मूंगफली में आती है, ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसमें किस में आती है? मूंगफली में। तो सी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, लगातार एक ही वानस्पतिक कुल की फसलें बोने से फसलों पर क्या प्रभाव पड़ता है? आपने अगर देखा होगा तो देखिएगा, फसल चक्र के सिद्धांत आपने पढ़े होंगे, ठीक है। फसल चक्र के सिद्धांत, और फसल चक्र के अगर आपने सिद्धांत पढ़े हैं तो फसल चक्र के सिद्धांतों में एक सिद्धांत है, लगातार एक ही कुल की फसलों को नहीं बोया जाना चाहिए, लेग्यूम्स के बाद नॉन लेग्यूम्स को बोया जाना चाहिए, डीप रूट के बाद में शैलो रूट वाली बोनी चाहिए, हाईली न्यूट्रिएंट के बाद लो न्यूट्रिएंट वाली बोनी चाहिए, स्थानीय आपके जो औद्योगिक इंडस्ट्रीज है उनके हिसाब से किसान की मूलभूत आवश्यकताओं के अनुसार क्रॉप रोटेशन अपनाना चाहिए। अगर एक ही फैमिली की बोएंगे तो क्या होगा? रोगों का प्रकोप बढ़ेगा, बिल्कुल। सोइल डिजीज और दूसरी आपके जो डिजीज है वो लगातार उनका प्रकोप बढ़ेगा, ये ध्यान रखना। तो रोगों का क्या होगा? प्रकोप बढ़ना। कीटों का प्रकोप बढ़ना, बिल्कुल जिसको कह सकते हैं रोग कीटों का प्रकोप बढ़ेगा, और खरपतवारों का भी प्रकोप बढ़ेगा, क्योंकि इनमें जिसको कह सकते हैं क्या विकसित हो जाती है, आपकी लगातार उन रोगों को रहने के लिए एक आवास मिल जाता है, ये ध्यान रखना। तो आपके लगातार एक ही कुल की फसलें नहीं बोनी चाहिए। और क्रॉप रोटेशन का एक सबसे अच्छा सिद्धांत होता है दलहनी के बाद गैर दलहनी फसलें बोना, ठीक है। दलहनी फसलों के बाद गैर दलहनी फसलें, ठीक है भाई, ये ध्यान रखना। तो इसका राइट आंसर हम क्या कर देंगे? डी। अगला देखो, 100% आनुवांशिक शुद्धता कौन से बीज में होती है? तो देखिएगा, जेनेटिक प्योरिटी, आनुवांशिक शुद्धता। अगर जेनेटिक प्योरिटी की हम बात करें तो जेनेटिक प्योरिटी को फाइंड कैसे किया जा सकता है, कैसे पता लगाया जा सकता है? इसको पता किया जाता है ग्रो आउट टेस्ट, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यानी कि एक ही आपके
क्रॉप है और एक ही क्रॉप की दो वैरायटी है, तो एक ही क्रॉप की दो वैरायटीज को आइडेंटिफाई करना कैसे, तो ध्यान रखना एक ही क्रॉप की दो वैरायटीज को आइडेंटिफाई जर्मिनेशन करवा करके, उनके कैरेक्टर्स को देख करके, उनकी जेनेटिक कैरेक्टर्स को देख करके हम पता करवा सकते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है। प्रजनक बीज, प्रमाणित बीज, आधार बीज या मूल केंद्रक बीज। देखिएगा मूल केंद्रक बीज को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस सीड कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, नाभिकीय बीज भी कहते हैं। ये ध्यान, क्या कहते हैं बेटा, नाभिकीय बीज। आधार बीज, तो ध्यान रखना न्यूक्लियस सीड, न्यूक्लियस के बाद में जिसको कह सकते हैं कौन सा आएगा, इसके बाद आपका ब्रीडर प्रजनक आएगा, इसके बाद कौन सा आता है, फाउंडेशन, फाउंडेशन के बाद में आपके नीचे कौन सा आएगा, जिसको कह सकते हैं सर्टिफाइड। यहाँ पर एक और आता है जो हमारे भारत में नहीं होता है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते हैं, आपके पंजीकृत, जिसको कह सकते हैं, ध्यान रखना आपको। तो आधार बीज, फाउंडेशन, इसकी प्योरिटी और इसकी प्योरिटी कम हो सकती है, ये ध्यान रखना, लेकिन 98% तो होनी चाहिए। 100% जीपी एंड पीपी आर आल्सो फाउंड ऑफ न्यूक्लियस सीड एंड ब्रीडर सीड, ये ध्यान रखना। हमेशा न्यूक्लियस सीड और ब्रीडर सीड की जीपी और पीपी जो होती है वो हमेशा कितनी होती है, 100% होती है। लेकिन अगर हम देखें तो ध्यान रखना इन दोनों में से भी अगर हमें सेलेक्ट करना हो, एक तो इसमें से और एक इसमें से, तो फिर कौन सा होगा हमारा, ए, ये ध्यान रखना, क्योंकि ये किसी भी बीज का शुरुआती चरण होता है, किसी भी बीज का आपके पहला बीज यही होता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो ए इसका सही है। अगला देखो, किन परिस्थितियों में जल निकास की आवश्यकता होती है। जल निकास की आवश्यकता कौन सी परिस्थितियों में आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें यहाँ पर, तो भूमि पर कड़ी सतह का होना, हार्ड लेयर होना, तब अगर सोइल पर हार्ड लेयर होगी तो बरसात का पानी नीचे की तरफ नहीं जाएगा, ये ध्यान रखना। सामान्यतया सोइल में हार्ड लेयर जो पाई जाती है वो किसकी वजह से होती है, कैल्शियम कार्बोनेट की परत का पाया जाना, ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपकी अगर कड़ी परत होगी तो आपके जल निकास जिसको कह सकते हैं आपको करना ही करना पड़ेगा। अधिक वर्षा होगी तो खेत में पानी भरेगा ही भरेगा, उसे जल निकास करना ही होगा। धरातल का जल स्रोत से नीचा होना, धरातल का जल स्रोत से नीचा होना, तो भी आपके जल स्रोत से नीचे होगा धरातल तो पानी खेत में भर जाएगा। तीनों ही कंडीशन में आपको क्या देखने को मिलेगा, जल निकास। तो जल निकास होता क्या है, तो ध्यान रखना खेत या मृदा से, ध्यान रखना खेत ऑब्लिक मृदा से, मृदा से अतिरिक्त पानी को बाहर निकालना, सरप्लस पानी को सोइल से बाहर वॉश आउट कर देना। इसके लिए क्या है, कुछ प्रणालियां काम लेते हैं, जैसे हेरिंगबोन प्रणाली जल निकास में काम में आती है। ग्रिडिरोन प्रणाली जल निकास में काम में आती है आपके। इसका दूसरा नाम पंजर भी है, ये ध्यान है, पंजर। ठीक है, समानांतर नालियां, तो समानांतर नालियां भी काम में कर आती है। ठीक है, समानांतर नालियों के अलावा अगर हम बात करें तो देखिएगा रैंडम नालियां, तो यहां पर क्या है, डी इसका राइट आंसर है। अगला देखो, ट्रू टू टाइप पौधे होते हैं, बीज द्वारा प्रवर्धित पौधे, वानस्पतिक प्रवर्धित पौधे, ए और बी दोनों या उपरोक्त में से कोई। देखिएगा जब प्रवर्धन की बात करते तो प्रवर्धन की जब बात करते तो प्रवर्धन दो प्रकार का होता है, ये ध्यान रखना। एक प्रवर्धन होता है लैंगिक, सेक्सुअल प्रोपोगेशन, और इसे बीज द्वारा प्रवर्धित भी कहते हैं और इसे हम सेक्सुअल प्रोपोगेशन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरा होता है हमारा अलैंगिक, इसे हम वानस्पतिक प्रवर्धन भी कहते हैं और इसे हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसे हम एसेक्सुअल प्रोपोगेशन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, दो प्रकार का प्रोपोगेशन आपको देखने को मिलेगा, लैंगिक बीज या सेक्सुअल प्रोपोगेशन। इसके अंतर्गत हमारे पौधों का जो मल्टीप्लिकेशन होता है, पौधों का गुणन होता है, यानी कि पौधों की संख्या में वृद्धि करना। क्योंकि प्रवर्धन का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्लांट या मल्टीप्लिकेशन ऑफ क्रॉप।
तो किसी भी पौधे की संख्या में वृद्धि करना, लेकिन वृद्धि हमेशा और हमेशा गुणात्मक होगी, ये ध्यान रखना है। अगर किसी पौधे की संख्या में वृद्धि हम उसके सीड के माध्यम से करते हैं, बीज का प्रवर्धन करते हैं, बीज का प्रयोग करके उसकी संख्या को बढ़ाते हैं, तो वह सेक्सुअल प्रोपोगेशन होता है। इसमें मेल और फीमेल आपस में क्या करते हैं, फर्टिलाइजेशन करते हैं और अपने समान एक स्वस्थ निरोगी पौधे को जन्म देते हैं, ये ध्यान रखना है। तो अगर ऐसा होता है तो सेक्सुअल प्रोपोगेशन, जैसे हम बात करें पपीता, जैसे हम बात करें फालसा, जैसे हम बात करें नींबू, खट्टा नींबू जो होता है, उनका प्रवर्धन हम किससे करते हैं आपके, जैसे हम बात करें हमारे अनाज वाली फसलें, तो अनाज वाली फसलों में आपके यही होता है। जैसे दालें, इनमें सब में क्या होता है, सीड प्रोपोगेशन। ध्यान रखना, सीड के द्वारा तैयार अगर कोई प्लांट होगा तो उसमें कुछ कैरेक्टर्स उसके किसके होते हैं, पेरेंट्स के। पेरेंट्स में कुछ कैरेक्टर्स उसके मदर के होंगे और कुछ उसके फादर के होंगे, तो वो अपने जनकों के समान हो सकता है, लेकिन जनक दो हैं, ये ध्यान रखना है आपको। इसलिए ट्रू टू टाइप होने की संभावना नहीं है। यहां तक कि जुड़वा जो बच्चे होते हैं उनमें भी आपके कैरेक्टर्स अलग अलग देखने को मिलेंगे। तो यहां पर क्या होगा, इसमें ट्रू टू टाइप नहीं होते। ट्रू टू टाइप प्लांट्स होना एसेक्सुअल प्रोपोगेशन का मुख्य कैरेक्टर होता है, ये ध्यान रखना। देखने में अपने मदर के समान ही होगा। इसमें जो हम बात करते हैं तो इसमें बात क्या होती है, आपके एसेक्सुअल में सीड को छोड़ करके प्लांट का चाहे कोई भी भाग होता होगा उसका प्रयोग हम प्रवर्धन में करते हैं, और अपने वो जो मैटरनल जो होती है उसका मदर प्लांट जो होता है हूबहू उसकी कॉपी होती है, कॉपी ऑफ मदर प्लांट। यानी कि ट्रू टू टाइप किसके द्वारा, वानस्पतिक प्रवर्धन के द्वारा, ये ध्यान रखना। यहां एक चीज ध्यान रखना, यहां कमी क्या है, आप वैरायटी डेवलपमेंट नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर क्या नहीं पाई जाती, डाइवर्सिटी नहीं पाई जाती। यहां आपके पास विविधता का अभाव होता है, और यहां क्या है, आपके पास विविधता पाई जाती है। और जब विविधता पाई जाती है तो आप क्या कर सकते हैं, आप वैरायटी डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर रेसिस्टेंस पावर डेवलपमेंट होता है। यहाँ पर प्रतिकूल परिस्थितियां, चाहे वो बायोटिक स्ट्रेस हो चाहे एबायोटिक स्ट्रेस, उसको कम सहन कर पाती है, ये ध्यान रखा। 20 का राइट आंसर है। भारत में सर्वाधिक उपयोग होने वाली खाद कंपोस्ट, हड्डी का चूरा, यूरिया और गोबर की खाद। देखिएगा, भारत में सबसे ज्यादा जो खाद बनाई जाती है, भारत में सबसे ज्यादा खाद जो खेत में प्रयोग होती है वो कौन सी है, गोबर की खाद। ठीक है, फार्म यार्ड मैन्योर, क्योंकि यह हमारे प्रत्येक किसान के घर का क्या है, बाई प्रोडक्ट, जिसको कह सकते हैं पशु से बना हुआ एक बायो प्रोडक्ट है, ध्यान। और हमारे सबसे ज्यादा हम इसमें अवैज्ञानिक विधियों के माध्यम से बनाते हैं, इसे ऐसे ही डाल देते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा लॉस हमारे लॉस जो होता है नाइट्रोजन का। इसके लॉस को रोकने के लिए हम क्या कर सकते हैं, जिप्सम का प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना। एन, पी और के, इसका जो रेशियो होता है, इसका रेशियो 0.5, 0.25 और 0.5% ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो यहां पर क्या है, इसका राइट आंसर डी है, ये ध्यान रखना। हड्डी का चूरा कंपोस्ट, आपको ध्यान, कंपोस्ट में एक चीज ध्यान रखना, कंपोस्ट इज ए बायोकेमिकल प्रोसेस, बायोकेमिकल प्रोसेस से तैयार होता है, ये ध्यान रखना आपको। बायोकेमिकल प्रोसेस से तैयार होता है, इसका ये ध्यान रखना, डी राइट आंसर है। अगला देखो, अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाने वाला शाखनाशी, जर्मिनेशन हो गया, जर्मिनेशन के बाद देखिएगा, एक जर्मिनेशन से पहले करते हैं, एक आप जर्मिनेशन के बाद देखिएगा। आइसोप्रोट्यूरान, इसका हम खड़ी फसल में करते हैं, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसे कई बार हम लेबाई एप्लीकेशन भी कह देते हैं, और कई बार इसे हम क्या कहते हैं, सबसे अच्छा होता है कि पोस्ट इमरजेंस है, ये ध्यान रखना। फ्लूक्लोरेलिन, इसका प्रयोग जिसको कह सकते हैं हम बेसालिन जिसे हम कहते हैं, ये ध्यान रखना। तो अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाने वाला, अब फ्लूक्लोरेलिन जो है ये अंकुरण से पहले आपके प्रयोग कर लेते हैं, सीमाजिन भी अंकुरण से पहले, एट्राजिन भी अंकुरण से पहले प्रयोग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये तो अंकुरण पूर्व हुआ, ठीक है, अंकुरण पूर्व। लेकिन आइसोप्रोट्यूरॉन क्या है, पोस्ट इमरजेंस है, अंकुरण के बाद प्रयोग किया जाना। ठीक है,
यह एक ऐसा हर्बिसाइड है जो सबसे पहले रेसिस्टेंस पावर आपके इसके प्रति देखी गई किसमें, गेहूंसा में। ठीक है, तो यहां पर इसका राइट आंसर क्या है, डी सही आंसर है। देखिएगा, पशु परिचर एनिमल अटेंडेंट के जो कोर्स को लेकर के अगर चर्चा की जाए तो एनिमल अटेंडेंट जिसको कह सकते हैं एक बहुप्रतीक्षित वैकेंसी, जिसको कह सकते हैं नंबर ऑफ पोस्ट भी खूब ज्यादा है, और उम्मीद करते हैं कि आपके आफ्टर इलेक्शन इसके फॉर्म वापस से शुरू हो जाएंगे। तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर एक है खजाना बैच, ये ध्यान रखना, पहले इसको समझ ले आपकी खजाना बैच है क्या। खजाना बैच जयपुर और जोधपुर दोनों जगह संचालित होने वाले क्लासरूम टू लाइव प्रोग्राम की विद्यार्थी को मिलने वाली एक्सेस है। यानी कि कोई विद्यार्थी जोधपुर और जयपुर दोनों जगह के कोर्स को परचेज करना चाहता है तो उसे अलग अलग आपके 6,000 रुपए देने की जरूरत नहीं है, अलग अलग 3-3 रुपए देने की आवश्यकता नहीं है। वो सिंगल कोर्स यानी कि खजाना बैच के माध्यम से एक्सेस कर सकता है 3300 रुपए के साथ, मात्र 300 रुपए अतिरिक्त। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी पर्टिकुलर आपके क्लासरूम टू जयपुर का खरीदना चाहता है तो 3,000 रुपए में, और क्लासरूम जोधपुर का खरीदना चाहता है तो 3,000 रुपए में, अलग अलग 3,000 की है। और अगर खजाना बैच की बात करें तो कितने रुपए का है, 3300 3300 रुपए का, ये ध्यान रखना आपको। अगला देखो, निम्नलिखित में से संश्लेषित पादप हार्मोन कौन सा है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंथेटिक प्लांट हार्मोन। सिंथेटिक प्लांट हार्मोन कौन सा है ये बताना है आपको, कि जिसे हम क्या कर सकते हैं केमिकली, या जिसको कह सकते हैं कि कृत्रिम रूप से हम जिसको कह सकते हैं क्या करते हैं, बनाते हैं, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, यहां पर अगर बात करें, देखिएगा इथाइलिन पौधों में नेचुरली आपको बनता है, गैसीय हार्मोन है, फल पकाव में काम में आता है। जिब्रेलिक अम्ल की अगर हम बात करें, जिब्रेलिक एसिड की अगर हम बात करें तो विशेष रूप से डोरमेंसी को ब्रेक करता है, सीड के जर्मिनेशन को बढ़ाता है, जर्मिनेशन में नेचुरली रूप से आपको देखने को मिलेगा। इंडोल एसिटिक एसिड ऑक्सिन का नेचुरल हार्मोन है, ध्यान रखना क्या है, ऑक्सिन जो होता है उस ऑक्सिन का नेचुरल हार्मोन है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, ऑक्सिन में इंडोल एसिटिक एसिड, ये आपके जिसको कैसे नेचुरली प्लांट में बनता है, ये ध्यान रखना। बाकी के जितने भी है, चाहे आप इंडोल ब्यूटारिक एसिड की बात करें, चाहे नेप्थलीन एसिटिक एसिड की बात करें, चाहे आप 2,4-D की बात करें, चाहे आप 2,4,5-T की बात करें, ये सारे के सारे, चाहे आप बात करें MCPA की, ये सारे के सारे क्या है, आर्टिफिशियल है, सिंथेटिक है, इन्हें हम बाहर तैयार कर सकते हैं, ये ध्यान रखना। अब इथाइलिन है फल पकाव हार्मोन, ये ध्यान रखना। जिब्रेलिक, ये दोनों, ये तीनों नेचुरली प्लांट में बनते। क्या सर ये सिंथेटिक नहीं बनती? बनाया जा सकता है सिंथेटिक, लेकिन ये मूल रूप से तो प्लांट में ही। यहां देखो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड, तो 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड जो 2,4-D की बात करते हैं, ये 2,4-D एक सिंथेटिक पीजीआर है, कृत्रिम पीजीआर है। दूसरा, यह शाखनाशी का कार्य भी करता है, ये ध्यान रखना आपको। 20 ppm तक तो करता है ये किसका, पीजीआर का कार्य, और 20 ppm से ज्यादा होने पर ये किसका काम करता है, शाखनाशी का। तो इसका राइट आंसर डी है, ये ध्यान रखना। 1946 के आसपास खोजा गया था और सबसे पहले यूएसए में इसका प्रयोग किया गया था, ध्यान रखना आपको। अगला, आलू का वाट रोग क्या है। वाट डिजीज ऑफ पोटैटो इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन, किसके द्वारा होगा आलू का वाट डिजीज, आपको ये बताना है। फाइटोप्टेरा प्रजाति के संक्रमण के कारण, फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेनस, आपने देखा होगा फाइटोप्टेरा इन्फेस्टेनस, पीथियम स्पीशीज के माध्यम से, स्क्लेरोस्पोरा ग्रेमिनिकोला आपके जिसको कह सकते हैं, और यहाँ पर सिनकाइट्रिस प्रजाति के संक्रमण के कारण। तो देखिएगा फाइटोप्टेरा की वजह से तो नहीं होता, पीथियम स्पीशीज भी नहीं है और स्क्लेरोस्पोरा भी नहीं है, तब ये तीनों नहीं है तो आलू का वाट डिजीज सिनकाइट्रियम स्पीशीज के माध्यम से आपको देखने को मिलेगा। एक आलू में वाट रोग है, एक आलू में ब्लैक हार्ट है। ये ब्लैक हार्ट अगर आप देखेंगे तो ये किसकी वजह से, ऑक्सीजन की कमी से। ठीक है, ऑक्सीजन की कमी की वजह से स्टोरेज हाउस में। तो यहां पर क्या है इसका राइट आंसर, आपको ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आपकी डी। अगला देखो, फलों के पौधों में पुष्पन प्रारंभ हेतु अनुकूल होता है। फ्लावर इनिशिएशन इन फ्रूट प्लांट्स इज फ्लावर्ड,
फ्लेवर्ड बाई, तो आपको फलों के पौधों में पुष्पन प्रारंभ हेतु अनुकूल होता है। पतझड़, अच्छी वानस्पतिक बढ़वार, कीट एवं रोग, उचित CN अनुपात। कहने का मतलब जो फ्लावरिंग जो होती है उसके लिए क्या चीज जिसको कह सकते हैं आपको अनुकूल देखने को मिलेगी, ये बताना है आपको। ठीक है, पतझड़ पत्तियां आपके अगर ड्रॉप हो गई, लीफ ड्रॉप हो गई, इसका मतलब परिस्थितियां प्रतिकूल है। या तो आपके क्या हो गई, बहुत ज्यादा सर्दियां शुरू हो गई तो पत्तियां अपनी क्या करते हैं, प्लांट अपनी लीफ को गिरा करके डोरमेंसी में चला जाता है, जैसे शीतोष्ण में होता है। इसी प्रकार जिसको कह सकते हैं कुछ प्लांट्स में गर्मियों में क्या है, पत्तों को गिराने की जैसे आदत होती है। जैसे हम बात करें बेर की, तो बेर आपके गर्मियों में क्या करता है, डोरमेंसी में चला जाता है। तो इस कंडीशन में तो आपके फ्लावर्स नहीं आएंगे। अच्छी वानस्पतिक बढ़वार, अगर अच्छी वानस्पतिक बढ़वार है इसका मतलब प्लांट में नाइट्रोजन का क्या बढ़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, तो ग्रोथ, वेजिटेटिव ग्रोथ हो रही। कीट और रोगों का प्रकोप तो ये नहीं है। उचित CN रेशो, अगर आप बात करेंगे CN रेशो की तो ये ध्यान रखना, CN रेशो आपके इसको कह सकते हैं आपके इसमें जिम्मेदार होता है, ध्यान रखना। तो ध्यान रखना, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सोर्स है, कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का सोर्स है, और नाइट्रोजन वेजिटेटिव ग्रोथ को बढ़ाता है, ये ध्यान रखना। तो ये आपके किसके लिए जिम्मेदार है, किसी भी प्लांट में CN रेशियो अगर अच्छा होगा उसमें फ्लावरिंग भी अच्छी होगी, और फ्लावरिंग अच्छी होगी तो निश्चित रूप से फ्रूटिंग भी अच्छी होगी, ये ध्यान रखना। अगला देखो, निम्नलिखित में से कौन सा पपीते की मादा उभयलिंगी किस्म है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द गाइनोडायोसिस वेराइटी ऑफ पपाया? कोयम्बटूर CO4, पूसा ड्वार्फ, पूसा जाइंट और सूर्या। जिसको कह सकते हैं गाइनोडायोसिस वैरायटी, आपको इसमें बताने की गाइनोडायोसिस वैरायटी कौन सी है। कोयम्बटूर CO4, पूसा ड्वार्फ, पूसा जॉइंट, सूर्या। तो अगर हम बात करें तो ये ध्यान रखना, सूर्या इसकी वैरायटी है। तो इस सूर्या में आपको क्या देखने को मिलेगा, गाइनोडायोसिस देखने को मिलेगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, पपीता मूल रूप से कैसा पादप है? तो पपीता मूल रूप से जिसको कह सकते हैं आपके क्या है, डायोसियस प्लांट है, ये ध्यान, एक लिंगी, मूल रूप से क्या है, एक लिंगी पौधा है, ये ध्यान रखना, डायोसियस, जिसमें आपके मेल और इसका फीमेल प्लांट जिसको कह सकते हैं सेपरेट सेपरेट अपने अपने जिसको कह सकते हैं जगह होंगे, ये ध्यान रखना आपको। तो डी इसका राइट आंसर है। सूर्या, सनराइज, सोलो, ठीक है, ताइवान 7846 आपको 786 आपको दिखाई देगी। बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने को कहते हैं, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस, पोलियोएम्ब्रियोनी, एपोमिक्सिस या बडिंग। तो आपके दो वर्ड जिसको कह सकते हैं, एक तो पार्थेनोकार्पिया आपको देखने को मिलेगी और एक आपको दिखाई देता है एपोमिक्सिस। ठीक है, तो बिना निषेचन के फल उत्पन्न होने को आपके फ्रूट बन रहा है, ये ध्यान रखना, डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर फ्रूट डेवलपमेंट ही हो रहा है तो पार्थेनोजेनेसिस है, और सीड की बात आती है तो आपके एपोमिक्सिस। तो यहाँ पर अनिषेक फलन कहते हैं इसे, ये ध्यान रखना। पोलियोएम्ब्रियोनी क्या होती है, एक सीड में एक से ज्यादा एम्ब्रियो का पाया जाना, तो वह कहलाती है आपके पोलियोएम्ब्रियोनी। जैसे सीड एक है लेकिन एम्ब्रियो एक से ज्यादा है, तो आपके कितने पौधे निकले, 3। जैसे आम में देखने को मिलती है, नींबू को देखने में मिलती है, और जामुन में भी देखने को मिलती है। बडिंग आपके प्रवर्धन का, वेजिटेटिव प्रवर्धन का एक तरीका है, ये ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा। अगर हम देखें तो यह एक अच्छा जिसको कह सकते हैं बैच जेट टारगेट। क्यों अच्छा है, इसकी विशेषता जिसकी अगर हम बात करें तो इसके माध्यम से विद्यार्थी अपनी जेट की तैयारी कर सकता है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर जाना है आगे तो इसके माध्यम से जेट की तैयारी भी हो जाएगी और विद्यार्थी का CUT का मैटर भी आपके क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। तो एक के माध्यम से दोनों आपके कवर हो सकते हैं। जेट राजस्थान में होगा, CUT आपके ऑल इंडिया एंट्रेंस टेस्ट है जो कि ICR के लिए आपके NTA के द्वारा कंडक्ट होता है। तो ये आपके जोधपुर स्टूडियो से लाइव है और 3000 रुपए जिसको कह सकते हैं इसके कोर्स की फीस है, ये ध्यान रखना आपको। कौन ले सकता है, अगर आपका कोई विद्यार्थी क्लास 11th में है, एग्रीकल्चर सब्जेक्ट और तैयारी का सपना रखता है आपके जेट का, 12th जिसने ड्रॉप किया है एग्रीकल्चर के लिए, बायोलॉजी और मैथमेटिक्स के वो विद्यार्थी जो आपके एग्रीकल्चर सेगमेंट में जाने की क्या रखते इच्छा, और एक सब्जेक्ट अगर वो एग्रीकल्चर के रूप में लेना चाहते हैं तो आपके क्या होगा, आपके लिए ये कोर्स बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस कोर्स में आपको मिलेगी एग्रीकल्चर, आपको मिलेगी जिसको कह सकते हैं केमिस्ट्री,
आपको मिलेगी बायोलॉजी, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो ये तीनों आपको देखने को मिलेगी, ये ध्यान रखना। तो आपकी फीस 3000 रुपये। अगला देखिएगा, फलों के बगीचे में अधिकतम पौधों की संख्या किस विधि से रखी जा सकती है? मैक्सिमम प्लांट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रूट प्लांट्स कैन बी प्लांटेड इन द ऑर्चर्ड बाय द सिस्टम ऑफ त्रिभुजाकार, षटभुजाकार, आयताकार या वर्गाकार, स्क्वायर, रेक्टेंगुलर और हेक्सागोनल। तो यहां तो सीधा सा पता चल रहा है कि अधिकतम पौधों की संख्या किस विधि से, इस क्वेश्चन को अगर देखा जाए तो किस विधि से, देखिएगा वर्गाकार विधि किसी भी आपके जितने मेथड्स है उनमें से सबसे सरल, सस्ती, आसान आपकी विधि है। इसी से मिलती है आपके क्या, आयताकार है। लेकिन यहाँ पर जिसको कह सकते हैं प्लांट टू प्लांट और रो टू रो डिस्टेंस का क्या होता है, आपके गैप आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। षटभुजाकार में 6 पौधे मिलकर के आपके षटभुजाकार का निर्माण करता है और 7वां पौधा इसके मध्य में होता है, इसलिए सेप्ट्यूल मेथड कहा जाता है। और मैक्सिमम, इनमें से मैक्सिमम पौधे किस में लगते हैं, षटभुजाकार। कितने पौधे, वर्गाकार विधि के कंपैरिजन में यहाँ पर मोर देन 15% जो प्लांट्स होते हैं वो ज्यादा होते हैं। अगर यहाँ पर यही क्वेश्चन होता फलों के बगीचे में अधिकतम पौधों की संख्या किस विधि से रखी जा सकती है, क्वेश्चन यही होता और ऑप्शन होता आपके क्विंकस मेथड या पंचभुजाकार। तो ध्यान रखना यही आता। फिर आपसे ये पूछे कि षटभुजाकार विधि का बेस क्या है, आधार क्या है, तो ध्यान रखना आयताकार, ये ध्यान रखना। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या है, ये आपको जिसको कह सकते हैं इसका बी, हेक्सागोनल, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से फल सब्जी कौन से, फ्रूट वेजिटेबल कौन सी है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फ्रूट वेजिटेबल? आलू, शकरकंद, टमाटर और पालक। पालक तो लीफ है, यहाँ पर इसका हम स्टेम आपके देखने को मिलता है, एडिबल पार्ट स्टेम देखने को मिलता है। और टमाटर का क्या खाते हैं हम, फ्रूट खाते हैं। ध्यान रखना फ्रूट वेजिटेबल वो होती है जो फ्लावर से डेवलप होती है, ठीक है। तो टमाटर में आपके पहले फ्लावर आया और फ्लावर के बाद क्या आता है, फ्रूट बनेगा, ये ध्यान रखना। तो सी इसका राइट आंसर है। सरल है लेकिन अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा शुष्क जलवायु का फल नहीं है? विच इज नॉट फ्रूट ऑफ एरिड क्लाइमेट, एरिड क्लाइमेट का नहीं है। खजूर आपके राजस्थान में खूब देखने को मिलेगी। राजस्थान का क्या है, फलों वाले पौधों में अच्छा स्थान है। आपके जैसलमेर में सबसे ज्यादा खजूर उत्पादन होता है, वहीं पर आपका क्या है, जिसको कह सकते हैं एक्सीलेंस सेंटर है आपके सगरा भोजका में। देखिएगा अनार, अनार भी आपके जिसको कह सकते हैं राजस्थान में आपके जैसलमेर, बाड़मेर, बीकानेर, जालोर, सिरोही, जोधपुर में अनार की खेती खूब जबरदस्त होती है, ये ध्यान रखना है आपको। बेर, बेर जाना ही जाता है आपके शुष्क खेती के लिए, तो ये ध्यान रखना। फोनिक्स डेक्टाइलिफेरा आपके पोमोग्रेनेट जिसको कह सकते हैं आपके, और बेर जिसको कह सकते हैं, ये शुष्क के हैं। आपकी ये वाला जो पौधा है केला, ये किसका है, ट्रॉपिकल क्लाइमेट का, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना। स्नोबॉल 16 किस्म है। पहली चीज तो ध्यान रखना, जहां पर स्नोबॉल दिखे वहां पर एक ही वैरायटी आपको एक ही क्रॉप करनी है, ध्यान रखना। कौन सी, क्योलीफ्लावर। दूसरा, स्नोबॉल जहां दिख जाए वहां अगेती, मध्यम और पछेती, तो ध्यान रखना पछेती वैरायटीज में आती है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। तो स्नोबॉल क्या है, फूल गोभी की वैरायटी। एक और क्वेश्चन पूछा जाता है POI, प्राइड ऑफ इंडिया, तो ध्यान रखना पत्ता गोभी में आपको दिखाई देगी, ठीक है। तो ए राइट आंसर है। अगला सवाल, टमाटर के पत्ती सिकुड़न रोग का कारण क्या है? टोमेटो लीफ कर्ल, और लीफ कर्ल अगर हो गया तो लीफ कर्ल का कारण क्या होगा बताओ, वायरस, बैक्टीरिया या फंगस? तो आपके लीफ कर्ल हमेशा किसकी वजह से होता है, वायरस की वजह से होगा, ये ध्यान। माइकोप्लाज्मा की वजह से लिटिल लीफ होती है, ये ध्यान रखना, बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, लिटिल लीफ, ठीक है, ब्रिंजल में, ये ध्यान रखना, बैंगन में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए, ये ध्यान रखना आपको। देखिएगा कृमिहर दवाइयों के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं करते? कृमिहर जो आपके छोटे मोटे जो चिचड़े वगैरह जो आपको दिखाई देते हैं उनको मारने के लिए जिसकी कह सकते हैं हम आपके, जिसको कह सकते हैं प्रयोग करते हैं, तो इनमें से किसका प्रयोग नहीं किया जाता? आपके पाइपरजिन, आपके लाल दवा जिसको हम कहते हैं थायोबेंडाजोल, और फेंडबेंडाजोल। देखिएगा बेंडाजोल जिसको कह सकते हैं आप कृमिहर में प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना, मारने के लिए। लाल दवा का आप प्रयोग करते ही, यहाँ पर पाइपर जो जीन है इसका प्रयोग हम नहीं करते हैं, ये ध्यान रखें, किसमें, कृमिहर के आपके जिसको कह सकते हैं, अच्छा, कृमिहर दवाइयों के रूप में प्रयोग नहीं करते हैं, ठीक है भाई।
तो यहाँ पर पाइपरजिन का प्रयोग, थायोबेंडाजोल और आपके फेंडबेंडाजोल का प्रयोग करते हैं। लाल दवा जिसको कह सकते हैं, इसका प्रयोग हम नहीं करते। जैसे लाल दवा का प्रयोग हम किस में करते हैं, जैसे आपके नॉर्मली हम बात करते हैं तो पानी में कर लेते हैं। तो हम क्या करते हैं, आपके इसका प्रयोग जैसे हमारे जहाँ पशु रहते हैं उसकी सफाई के लिए कर लेते हैं। अगर कोई चोट लग गई तो उसको धोने के लिए कर लेते हैं। तो इस लाल दवा का प्रयोग जिसको कह सकते हैं हम कर्मेहर के रूप में नहीं करते, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। अब पाइपरजिन जो है इसका प्रयोग पेट के अंदर, जैसे कोई पशु है, पशु के पेट के अंदर अगर कोई कीड़े हो गए तो इनको मारने के लिए क्या करते हैं, हम इसका प्रयोग करते हैं, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है, शरीर के आंतरिक भागों में, ठीक है। और यहाँ पर बेंडाजोल दोनों के दोनों क्या है, जिसको कह सकते हैं आपके कर्मेहर। लाल दवा जो है ये एंटीसेप्टिक का काम करते हैं। जैसे पैर पर कोई चोट हो गई या आपके फुट एंड माउथ डिजीज हो गया, एफएमडी, तो उसको वॉश करने के लिए, ठीक है। तो 20 का राइट आंसर है एंटीसेप्टिक, ठीक है। तो एंटीसेप्टिक के ध्यान रखना आपको। अगला देखो, भैंस में गर्भकाल की अवधि होती है 155, 395, 310 और 282। भैंस की पूछिए, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी आपके जिसको कह सकते हैं कम से कम याद होनी चाहिए। इनमें से देखो अगर हम बात करें, देखो गाय, भैंस, भेड़, बकरी और एक ऊंट, क्योंकि आपके सिलेबस में ये आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। इनमें से सबसे बड़ा पशु ऊंट, तो ऊंट सबसे ज्यादा दिन कौन से, ये रहे 395 के आसपास। फिर इसके बाद देखिएगा, इनके बाद अगर हम बात करें कि इनमें इस ऊंट से छोटा कौन सा है, तो हम कहेंगे कि साहब ऊंट से छोटा जिसको कह सकते हैं, क्या बताएंगे, भैंस को कितना, 310 के आसपास। तो लगभग 310, कई बार 304, कई बार 307, कई बार 310 पूछ लिया जाता है। फिर गाय, तो जिसको कह सकते हैं 290 के आसपास दिन आपको दिखाई देंगे, 282, 290, 292। फिर देखिएगा यहाँ पर बकरी, बकरी की लगभग 151, 152 दिन के आसपास, यहाँ पर 155 दे रखा है, बिल्कुल ठीक है, ये बकरी का। भेड़ 147 से 151 के आसपास भेड़ के दिखाई देंगे, और 152 से 155 ये। तो यहाँ पर ये तो ऊंट हो गया, ये बकरी हो गया, और ये जिसको कह सकते हैं आपके क्या हो गया, भैंस, और ये क्या हो गया आपके गाय। तो भैंस का पूछा है, जो जितना बड़ा आपके पशु है उसका अपने शिशु को अपने गर्भ में रखने का समय उतना ही ज्यादा है, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। यहां देखिएगा, स्किम्ड दूध में वसा और एसएनएफ की मात्रा होती है, आपको ये बताना है। स्किम्ड दूध जो होता है जिसमें से फेट पूरी निकाल ली जाती है एक प्रकार से, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। 5.0 और 7 एसएनएफ, 7 एसएनएफ तो आपको किसी का भी नहीं दिखेगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो आपके आधा % फेट है और 8.7% क्या है, ये ध्यान रखना आपको, जिसको ये दिखाई देगा। अब एक आता है टोन्ड और एक होता है डबल टोन्ड। देखिएगा यहाँ पर अगर हम 1.5% वसा पर बात करें तो ये डबल टोन्ड होता है। डबल टोन्ड में आपके 1.5% वसा और 9% क्या हो जाएगा, एसएनएफ। आपके जिसको कह सकते हैं टोन्ड मिल्क में डबल हो जाएगा, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। इसका आपको ध्यान रखना। अब जो शहरों में रहने वाले विद्यार्थी जो तैयारी करते हैं, वो वहां पर जब दूध और चाय बनाते हैं, चाय बनाने के लिए जो दूध थैली में पैकिंग लेकर के आते हैं, उस पर देख लेना लिखा हुआ होगा टोन्ड मिल्क या डबल टोन्ड मिल्क, ये ध्यान रखना आपको। तो आपके काम में आने वाली चीज है, 20 का राइट आंसर है। निम्नलिखित में से आभासी यानी कि रूमंती का मतलब होता है जिसके रूमिनेंट जिसका वर्क करता हो, और रूमंती का मतलब हम सीधा सा अर्थ ये समझ सकते हैं जो जुगाली करता हो, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। जो क्या करता हो, जुगाली करता हो। तो यहां पर गाय आपके क्या करता है, अपने मुंह को चलाता है, ये ध्यान रखना, ठीक है। गाय अपने मुंह को जिसको कह सकते हैं चलाता है, जुगाली करता है गाय, ये ध्यान रखना। तो गाय आपको क्या दिखाई देगा, जुगाली करता हुआ पशु आपको जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। लामा आपके पहाड़ी क्षेत्रों में ऊंट, ये आपके क्या है, आभासी है। आभासी जिसको कह सकते हैं रोमंती पशुओं का आभास करवाते। इनमें इनका जो स्टोमक होता है, जो आमाशय होता है, वो 3 भागों में आपको दिखाई देगा, रूमेन, रेटिकुलम और एबोमेजम, ठीक है। यहां पर रूमेन, रेटिकुलम
और एबोमेजम। ठीक है, तो यहां पर क्या है, ये आवासीय रूमिनेंट पशु हैं आपके ध्यान, लामा भी और ऊंट भी, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये क्या है, रूमिनेंट पशु है, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसमें 4 भाग होते हैं रूमिनेंट के, ये ध्यान रखना। तो यहां पर बी और सी आवासीय है, ये ध्यान रखना। निम्नलिखित में से भरतपुर जिले में कौन सा पशु मेला आयोजित किया जाता है? गोगा मेड़ी, कार्तिक पशु मेला और चंद्रभागा पशु मेला और जसवंत पशु मेला। एक शॉर्ट ट्रिक जिसको कह सकते हैं राम आज गावे माँ फाल्गुन। ठीक है, इस प्रकार एक इसकी जिसको कह सकते हैं ट्रिक भी बनती है। आपको लक्ष्मण सर ने अपने हिसाब से बहुत अच्छे से ट्रिक बता रखी है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे। हम सिर्फ ये बात करें कि भरतपुर जिले में कौन सा पशु मेला जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, एक गोगा मेड़ी है, एक आपका जिसको कह सकते हैं कार्तिक पशु मेला है, कार्तिक माह में इस समय चल रहा है। आपके पुष्कर में अगर देखेंगे तो आपका पुष्कर पशु मेला जिसको कह सकते हैं आपको दिखाई देगा, ये ध्यान रखना इस समय। ठीक है, पुष्कर पशु मेला आपको दिखाई देगा, जो कि आपके कहां इस समय अजमेर में आपको भर रहा है। गोगा मेड़ी, चंद्रभागा और आपके जसवंत पशु मेला। तो जसवंत पशु मेला कहां भरता है? आपके भरतपुर में भरता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, और कौन से में? अश्विन माह में। ठीक है, ठीक है, जैसे मैं बात करूं, ठीक है, राम आज, जसवंत पशु मेला और आपके अश्विन माह में, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना है आपको। रामदेव पशु मेला, ठीक है, आपके ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये आपको बता रखे, आप उसी पर ध्यान रखिए। ठीक है, डी इसका क्या है, राइट आंसर है, ये ध्यान रखना आपको। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर, ये आपका जयपुर से जो लाइव जो क्लासरूम है वो आपके 4500 रुपए का। अभी भी अगर जैसे कोई विद्यार्थी जैसे जुड़ रहे हैं तो अगर जुड़ना चाहे तो आप इसके माध्यम से जुड़ सकते हैं। बकरी प्रजाति में वयस्क नर को क्या कहते हैं? ईव डव आपके इसको कह सकते हैं, आपके भेड़ में दिखाई देगा। मेयर, डॉय, नैनी, बक। तो बकरी का जो नर होता है उसको क्या कहते हैं? बक कह देते हैं, ये ध्यान रखना आपको। और अगर इसकी मादा होती है, अगर इसकी जो मादा होती है उसकी मादा को हम क्या कह देते हैं? आपकी बकरी की वयस्क जो मादा होती है उसे डोई और नैनी कह देते हैं। ठीक है, ये आपके पशु परिचर में पूछे जाने वाले शब्दावली है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, इसका हमें ध्यान रखना। निम्नलिखित में से उपापचय जनित रोग है, मेटाबॉलिक डिजीज कौन सी है? सर्रा। तो सर्रा आपके किस में होती है? प्रोटोजोआ जनित है, ऊंट में होती है। एंथ्रेक्स बैक्टीरियल डिजीज है जो कि आपके पशुओं में होती है, पोस्टमार्टम इसमें अलाउ नहीं होता है। कीटोसिस और थनेला, मेटाबॉलिक क्रियाओं की अगर बात करें तो कीटोसिस जिसको कह सकते हैं क्या है? मेटाबॉलिक है, आपके खान पीन की वजह से होती है, ये ध्यान रखना। कीटोसिस ये ध्यान रखना आप। थनेला बैक्टीरिया के द्वारा होती है। तो कीटोसिस पशुओं में खान पीन से संबंधित होने वाली आपके डिजीज है, ये ध्यान रखना आपको। किस पशु के मांस को मटन कहते हैं? भेड़, बकरी, गाय और सुअर। अगर आप मटन, बफन अगर उनकी हम बात करेंगे, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, तो आपके इसके मांस के अलग अलग नाम होते हैं। जैसे आपके भेड़ होता है, भेड़ के मांस को हम क्या कह देते हैं? तो भेड़ का जो मांस होता है उसे हम क्या कह देते हैं? मटन कहते हैं, ये ध्यान रखना। ठीक है, इसको मटन। अगर आपसे ये पूछ ले कि बकरी के मांस को क्या कहते हैं, तो देखिएगा बकरी का जो मांस होता है उसको चेवन के नाम से जानते हैं। ठीक है, गाय और भैंस आपने देखा होगा, बीप और बफन, तो आपके इसे हम क्या कह देते हैं? बीप कह देते हैं। सुअर, और सुअर के मांस को हम क्या कहते हैं? पोर्क के नाम से जानते हैं, ये ध्यान रखना। क्या कहते हैं? पोर्क। तो यहां पर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। दूध में वर्षा जल की उपस्थिति को ज्ञात करने के लिए कौन सा परीक्षण करते हैं? नाइट्रेट, आयोडीन, हंसा या उपरोक्त में से कोई? अब देखो दूध में क्या है जिसको कह सकते हैं? बरसात का जल मिला है, बरसात के पानी का क्या होता है? पीएच मान न्यूट्रल होता है, ये ध्यान रखना। तो इसके लिए क्या कर देते हैं? नाइट्रेट टेस्ट किया जाता है, ये ध्यान रखना आपको। ठीक है, वर्षा पानी मिला होने पर नाइट्रेट। हंसा परीक्षण जिसको कह सकते हैं, गाय और भैंस का जो दूध होता है उसके लिए हंसा परीक्षण कर लेते हैं। और आयोडीन का प्रयोग किसका पता लगाने के लिए? स्टार्च का पता लगाने के लिए आयोडीन। हंसा परीक्षण जैसे भैंस और गाय का दूध जो होता है उसके लिए करते हैं। तो यहाँ पर नाइट्रेट का पता लगाने के लिए हम क्या कर लेते हैं? वर्षा का जल का टेस्ट करते हैं इसमें। राठी गाय किसका संकरण है? राठी, गिर, साहिवाल, थारपारकर, रेड सिंधी, साहिवाल और थारपारकर, रेड सिंधी, साहिवाल, कांकरे, गिर, मेवाती और रेड सिंधी। अब अगर आप यहां पर बात करेंगे
कि इसका संकरण, राठी गाय देखने में जिसको कह सकते हैं हल्की लाल रंग की आपको दिखाई देगी, इसे राजस्थान के हम क्या कह देते हैं, कामधेनु भी कह देते हैं। तो देखिएगा दुधारू नस्ल है, हल्की लाल रंग की दिखाई देगी, इसका मतलब रेड सिंधी, तो रेड सिंधी है। साहिवाल का कलर भी कुछ थोड़ा बहुत हल्का फुल्का इससे मिलता जुलता आपको दिखाई देगा, और थार पारकर। अब ये अगर आप देखें राठी गाय का वितरण क्षेत्र अगर देखेंगे अपन कि आपकी ये राठी गाय कहां दिखाई देगी, विशिष्ट रूप से ध्यान रखना गंगानगर, ठीक है, ये ध्यान रखना आपके क्या है, गंगानगर, ये ध्यान रखना आपको, ठीक है। बाकी जैसे अगर आप देखोगे गिर दुधारू है, साहिवाल दुधारू है, थार पारकर हम द्विप्रजननीय में ले सकते हैं, ठीक है, ये रेड सिंधी दुधारू में आती है, ठीक है। कांकरेज आपके बाहर वाहक में आप ले सकते हैं, सवाई चाल वगैरह के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है, 20 का राइट आंसर। तो ये हमारे जिसको कह सकते हैं आज के इस सेशन के कुछ विशिष्ट क्वेश्चन थे, वो 30 क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट लगे उनका समावेश किया गया। तो आज के सेशन को यहीं विराम देते हैं, पुनः मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ लक।